गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एड्स के बारे में पढ़ा था। सो वी हैव स्टार्टेड अवर डिजीज़, और जिसमें हमने सबसे पहले एड डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, दैट व्हाट इज़ एड्स एंड व्हाट इज़ द पैथोजन बिहाइंड द डिजीज़ एड्स। सो हमें पता ही है दैट इज़ HIV वायरस। सो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो आपके सामने ये जो डायग्राम डिपिक्ट हो रही है, ये HIV वायरस की डायग्राम है। दैट व्हाट काइंड ऑफ वायरस इट इज़ HIV। सो अगर आप डायग्राम में देखो ध्यान से, तो ये HIV एनवेलप है, ठीक है। बीच में जो है वो HIV RNA है एंड HIV एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये कैप्सिड है जो सराउंड कर रहा है, एंड दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। 11th स्टैंडर्ड में आपने HIV के बारे में वायरसेस के बारे में पढ़ा होगा। दैट व्हाट काइंड ऑफ वायरसेस, कैप्सूल, कैप्सिड एंड कि वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द HIV वायरस दैट इन्फेक्ट्स द ह्यूमन, एंड दिस इज़ बेसिकली टू शो हाउ द HIV virus infect cells of the human and how that disease AIDS occur। ठीक है, इसमें आप पूरा ध्यान से देखेंगे किस तरह से, जैसे ये फ्री HIV वायरस है, ठीक है। इसके पास HIV RNA है, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, RNA से एग्जैक्टली सेम डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, जैसे आप ये देख रहे हैं ना एरो से, एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी बनेगी DNA की। डैट HIV DNA, RNA से DNA बनेगा, डैट वायरल DNA। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई है, ठीक है। RNA की टेम्पलेट से DNA बना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड इसमें एंजाइम इन्वॉल्व हुई है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देन ये HIV DNA जो है, ये क्या करता है, ये अपने आप को, जो होस्ट का DNA होता है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी का DNA होता है, ये पहले सेल में एंटर हुआ है, देन अब ये न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, दूसरे DNA को न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है DNA को इन्फेक्ट करने के लिए। जब एक बार ये DNA बन जाएगा, पर ये वायरल DNA है, तो ये होस्ट के DNA के पास जाने की कोशिश करेगा, एंड देन इन द न्यूक्लियस क्या होगा कि जो HIV DNA और जो होस्ट DNA है वो आपस में इंटरमिक्सड हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से सिस्टम बन जाएगा कि जितने भी सेल्स हैं, जो भी DNA आगे बनेगा, वो वायरल DNA बनने शुरू हो जाएगा, HIV का DNA ही बनेगा। HIV का DNA उसको गाइड करेगा होस्ट के DNA को, यानी कि ह्यूमन बॉडी के DNA को, कि तुझे यू हैव टू मेड ओनली एंड ओनली HIV DNA, तुम्हें DNA ही बनाना है, HIV DNA, वायरल DNA बनाना है। और बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनने शुरू हो जाएंगी वायरल DNA की, यानी कि HIV DNA की। देन उसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी। फिर वो जितने भी वायरल DNA हैं, वो वायरल RNA और प्रोटीन्स बनाएंगे। जितने ज़्यादा DNA होंगे, उतने ज़्यादा RNA फॉर्मेशन होगी और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। यानी कि पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई और फिर ट्रांसक्रिप्शन हुई, और जब बहुत सारे वायरल RNA और प्रोटीन्स बन जाएंगे, देन उसके बाद क्या होगा, जो न्यू वायरस पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे अपने साथ असेंबल होने शुरू हो जाएंगे और होस्ट के सेल से निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब कि यानी क्या हो गया, एक तरह से RNA प्रोटीन्स एंड RNA फॉर्म हो गए हैं वायरस के, ठीक है। सो वायरल जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिर उसके बाद होस्ट के सेल से बाहर निकल कर आगे दूसरे सेल्स में जाएंगे इन्फेक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड द ट्रांसमिशन ऑफ AIDS, how the virus enters into cell, how it replicates। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनदर डिजीज़ है जिसका नाम है कैंसर। आप इससे काफ़ी फैमिलियर हैं, और कैंसर आज के टाइम पे बहुत ही घातक बीमारी बन चुकी है, कोई इलाज ही नहीं है इसका। बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हैं, और ऐसा माना जाता है कि हर 17 मौत जितनी भी हो रही हैं, हर 17 डेथ्स के पीछे एक डेथ जो होती है वो हमेशा कैंसर की रहती है। हर दिन जितनी भी डेथ होती हैं, उसका जो नियर अबाउट लगभग 17 रेशियो में एक रेशियो जो होती है वो कैंसर की रहती है। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी बीमारी फैटल बन चुकी है। सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज़ इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली। अगर आपसे कोई पूछे कि कैंसर क्या है, अगर सिंपल एक भाषा में डिफ़ाइन करना हो, तो इसका ये है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिविजन्स, ठीक है। जब सेल्स अपने हिसाब से ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दें और ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाएं और बॉडी में फैलना शुरू हो जाएं, ऐसी स्थिति को हम कैंसर कहते हैं,
ठीक है, हमें पता भी नहीं होता। समटाइम्स अंदर सेल्स रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सेल का काम होता है कि न्यू सेल्स फॉर्म करना, जो ओल्ड वाले हैं उन्हें रिपेयर करना, जो मतलब सम सेल्स डाई ऑफ, कितने दिन में ऐसे सेल्स हैं जो टूट के मर जाते हैं, कितने सेल्स ऐसे हैं जो रिपेयर होते हैं, और कितने सेल्स ऐसे हैं जो लगातार बन रहे होते हैं। हमारी बॉडी में नियर अबाउट 37 to 47 ट्रिलियन सेल्स हैं, 3.7 to 4.7 ट्रिलियन सेल्स होंगे। तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी में बहुत सेल्स की नीड होती है। हर एक मतलब सेल से ही टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ही ऑर्गन्स बनेंगे। सो सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सच अ कम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी। सो उसी हिसाब से क्या होता है कि कुछ सेल्स रिपेयर होने की कंडीशन में होते हैं, कुछ टोटली मर जाते हैं, डाई ऑफ हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं, और कुछ बन रहे होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है सेल डिवीजन से। बाकी ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ शुरू होती है, कि न्यू सेल्स ग्रो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोसेस है कि सेल्स डाई ऑफ हो रहे हैं या न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये प्रोसेस थोड़ा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है या इसमें कुछ ऑल्टरेशन आ जाती है, कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, डैमेज सेल्स ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। ओके, सो डैमेज सेल्स क्या होंगे, अबनॉर्मल या डैमेज सेल्स क्या होंगे, वो ग्रो करना शुरू कर देंगे और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, जबकि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो यही सेल्स क्या होते हैं, ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देते हैं। ट्यूमर्स क्या होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि लम्प्स ऑफ टिश्यूज़, इकट्ठा हो जाना, मास ऑफ बंडल ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, एक जगह पे ऐसे बंडल सा, लंप सा, मास सा क्रिएट हो जाना टिश्यूज़ का, जो कि अनवांटेड है और फैटल भी है। सो ट्यूमर्स जो होते हैं वो कैंसरस भी हो सकते हैं और नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो कैंसरस भी हो सकते हैं तो फिर नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, यानी कि घातक भी हो सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। सो अगर हम दो टाइप्स के ट्यूमर्स की बात, नॉर्मली सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि एग्जिबिट करते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कि वो किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। बाकी सेल्स मतलब लम्प्स नहीं बनाते हैं, ये इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, सेल्स में इतनी क्षमता होती है। बट कैंसर सेल्स जो होते हैं ना, वो डिवाइड होते रहेंगे, इकट्ठा मास इकट्ठा होता रहेगा ताकि वो ट्यूमर्स बना सकें। सो ट्यूमर्स दो टाइप के हैं, बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। जो बेनिग्न ट्यूमर्स हैं ये ऐसे ट्यूमर्स हैं जो कि जिनको आप मतलब नॉर्मली ऐसे कुछ फोड़ा समझ सकते हो। जैसे बॉडी में कई बार एक ऐसा हमें लगता है कि जैसे बॉडी में कुछ फोड़ा हो गया मोटा सा, जो गिल्टी सी हो गई है, तो आप उसको उस वे में ले सकते हो। मतलब वो हर गिल्टी या हर फोड़ा कैंसर नहीं होता, ये बात भी कही जाती है, अक्सर हम सुनते आए हैं। सो उसे आप उस तरह से ले सकते हो और वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन में ही रहेगा। कोई गिल्टी है, कोई फोड़ा है, या शुरू से ही है, डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि ये कम नहीं हो सकती बट ये नुकसान नहीं देगी, ये एज इट इज़ ही रहेगी। कहीं लोग ऑपरेट करवा लेते हैं, कहीं लोग ऑपरेट नहीं करवाते हैं, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नहीं, इसका कोई इतना खतरा नहीं है। सो वो स्प्रेड नहीं होते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो घातक होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्यों घातक होते हैं, क्योंकि ये होते हैं कैंसरस या ट्यूमर सेल्स जो कैंसर कॉज करते हैं। सो ये एक ऐसे ट्यूमर्स हैं जिसमें कोई भी सेल्स का, जो प्लोरीफ्लेटिंग सेल्स होते हैं ना, जिनमें डिवाइड करने की, आगे प्लोरीफेट होने की क्षमता होती है, वो सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, वो सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें हम नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। ये बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, दे ग्रो रैपिडली, एक्टिव डिवीजन में होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बनाने की कोशिश करेंगे और इकट्ठे हो जाते हैं, मास बना लेते हैं सेल्स का। उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी आसपास के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें ये अटैक करने की कोशिश करते हैं और उनको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो कट ऑफ भी हो जाते हैं उनसे। तो ऐसे ट्यूमर्स जो होते हैं वो दूर दूर तक, मीन्स कि सपोज करो एक जगह पे ट्यूमर बन गया है, घातक ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यहाँ पे मांस इकट्ठा हो गया है, फिर वो वहाँ से अलग होके आगे दूर तक जाएगा, ब्लड के थ्रू चल जाएगा और फिर कहीं और जाकर वहाँ पे मतलब जैसे जहाँ जहाँ ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा और वहाँ वहाँ वो सेल चलता रहेगा और वहाँ पे जाके क्या करेगा, इट विल कॉज ट्यूमर्स, और बाकी सेल्स को भी ख़राब करेगा। जितनी भी और ऑर्गन्स हैं, ये टिश्यूज़ हैं, ये सेल्स हैं, उनको भी वहाँ पे मैलिग्नेंट बनाएगा, कैंसर सेल्स बनाएगा। तो जहाँ कहीं पे भी वो उस ब्लड में हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक नया ट्यूमर बना देंगे।
ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को हम, इस फिनोमिनन को, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। ये आपको हो सकता है एग्ज़ाम में 1 मार्क में पूछ लें, व्हाट डू यू मीन बाय मेटास्टेसिस, व्हाट इज़ बेनिग्न ट्यूमर और व्हाट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो ये आपको डिफाइंस आ सकती हैं। नाउ कॉज ऑफ कैंसर क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स जब अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाएं कैंसर सेल्स में, जिसके लिए कि बहुत सारी फिज़िकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एक्टिविटीज़ और एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और उन एजेंट्स को, एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, सुनो, कार्सिनोजेंस द कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, जो कैंसर इंड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन कार्सिनोजेंस की अगर हम बात करें, जैसे एक्स रेज़ हो गए, गामा रेज़ हो गए। जैसे कहते हैं कि ज़्यादा भी एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, जब बहुत ही नीड है, या बॉडी में कई बार हमें बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई फ्रैक्चर है बोन में, कोई लेग में फ्रैक्चर है, तो वहाँ पे एक्सरे करवाओ। सो अगर बहुत नीड है तो वहाँ पे एक्सरे करवाओ, क्योंकि वो आपको पूरी बॉडी का डिपिक्शन शो कर देगी। बट अगर नीड कम है, सपोज़ ज़्यादा बार एक्सरेज नहीं करवाना चाहिए, क्या बोलो कि हर महीने एक्सरे करवाएं, अपनी बॉडी का प्रोफाइल देखें, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सरेज क्या करती हैं? ये वो रेज हैं जो बॉडी के सेल्स में पेनिट्रेट करेंगी, उनको डैमेज करेंगी और कैंसर कॉजिंग एक्टिविटी को सपोर्ट कर सकती हैं। यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जैसे आजकल हम सुनते आ रहे हैं कि जैसे ओजोन, क्लाइमेट चेंज की वजह से ओजोन काफ़ी डिप्लीट हो रही है। दैट ओजोन लेयर इज़ डिप्लीटिंग ड्यू टू द यूज़ ऑफ किस तरह से हम क्लाइमेट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्लाइमेट पे कैसे असर डाल रही हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो ओजोन लेयर क्या है? एक शील्ड है, एक शेल्टर है जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। और अगर वही यूवी रेडिएशंस हम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी, सो हाउ विल यू सर्वाइव? सबसे पहला इसका क्या होगा कि कैंसर हो सकता है। सो ये भी रीज़न है, हर रीज़न के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। दैट्स वाई यूवी रेडिएशंस जो होती हैं वो स्किन कैंसर कॉज करती हैं, दे आर कैंसर कॉजिंग। टबैको च्यू करना, जैसे कई लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, जितने भी च्यूइंग सब्सटेंसेस हैं लाइक टबैको, जिनमें नशा होता है, निकोटीन एक्सेट्रा, वो सब करने की आदत है। सो वो चीज़ इन्फेक्ट करती है, क्योंकि आपको पता ही है कि टबैको एंड स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ये भी एक तरह से कार्सिनोजेंस एक्ट करते हैं। इनमें जितने भी केमिकल्स इन्वॉल्व हैं लाइक निकोटीन, ये सब क्या करते हैं कि बॉडी के सेल्स को डैमेज करेंगे और कुछ ऐसी स्थिति में ले आएंगे बॉडी को जिससे कैंसर कॉजिंग बना सकते हैं बॉडी को। सो एक तरह से केमिकल कार्सिनोजेंस की तरह काम करते हैं। और जो एक्स रेज और गामा रेज हैं वो आपके आयनाइजिंग की तरह काम करेंगे, और जो यूवी रेडिएशन है वो नॉन आयनाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करेंगे। बेसिकली क्या है कि जितने भी लंग कैंसर होता है ना, जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि लंग कैंसर है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, इंसान मर जाता है जल्दी ही। हम अक्सर सुनते भी हैं कि धूम्रपान जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सो टबैको है चाहे स्मोकिंग है, सबसे पहला मेजर कॉज है लंग कैंसर का। आज के टाइम पे लंग कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब देखा गया है। एक लंग कैंसर और एक फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों ही टाइप के कैंसर इतनी मतलब फैल रहे हैं कि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। सो लंग कैंसर का सबसे मेजर कॉज यही है, स्मोकिंग एंड टबैको च्यूइंग। और कुछ ऐसे वायरसेस जो कैंसर कॉज करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं। और ये जो वायरसेस होते हैं ना, इनके पास जीन्स होते हैं जिन्हें हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ऑन्कोजीन्स वो जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं। वो जीन जो नॉर्मल जीन से अपनी अल्ट्रेशन को जिसकी नॉर्मल जो जीन का फंक्शन है वो ऑल्टर हो जाए और वो कैंसर कॉजिंग बन जाए जीन, तो वो क्या होगा? ऑन्कोजीन हो जाएगा। और वही ऑन्कोजीन जो होता है वो वायरसेस में प्रेजेंट होता है, जिन्हें ऑन्कोजेनिक वायरसेस बनाता है। देन डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, हम कैसे पता कर सकते हैं कि क्या है, कैंसर है? कौन से ऐसे मेथड्स हैं? एक्चुअली में क्या है कि कैंसर जैसे बीमारी का तो लेट ही पता चलता है। ठीक है, ऑलमोस्ट कई बार तो ऐसे पता चलता है कि जब बंदा बिल्कुल मरने वाला होता है, लास्ट स्टेज में होता है। बट कई बार अब ऐसे ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्निक्स एंड एडवांस रिसर्चेस
कुछ ऐसा भी देखा गया है कि अब अर्ली स्टेजेस में भी इसके बारे में पता किया जा सकता है। अगर कैंसर की जो अर्ली डिटेक्शन है वो अगर हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो वो किस तरह से होगी? बायोप्सी करवा सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ टिश्यूज़, एक टिश्यू की पूरी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी मीन्स कि कैसे सेल्स अरेंज हैं, क्या ट्यूमर्स हैं, और ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, जैसे जिनको ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर में ब्लड का सैंपल लेंगे, आरबीसीज को देखा जाएगा। देन बोन मैरो टेस्ट, एज यू नो कि जितने भी ब्लड्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स हों, चाहे वो आरबीसीज हों, डब्ल्यूबीसीज हों, वो बोन मैरो में ही बनते हैं। तो वहाँ पे टेस्ट हो सकता है, रेडियोग्राफी हो सकती है, मीन्स यूज़ ऑफ एक्सरे, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जैसे कि आप सुनते हैं कि सीटी स्कैन। इसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशनल एक टिश्यू या ऑर्गन का ना 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है आपको। हमारे बॉडी में क्या एक छोटे से छोटे टिश्यू का भी आप 3 डायमेंशनल व्यू आप देख सकते हैं। एमआरआई, ये सीटी स्कैन एंड एमआरआई आपने सुने भी होंगे। एमआरआई में क्या होता है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, मैग्नेटिक फील्ड टिश्यू या सेल्स में डाली जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि क्या फंक्शनिंग है टिश्यूज़ की, सेल्स की, कैसे काम कर रहे हैं। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, कई बार क्या होता है कि पता है कि इस टाइप का कैंसर है, उस टाइप की एंटीबॉडीज़ क्या की जाती हैं कि डाली जाती हैं बॉडी में, इंड्यूस की जाएंगी। अगर वो एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेंगी कुछ, तो इसका मतलब दैट्स वाई यहाँ पे किसी टाइप का कैंसर डेवलप हो रहा है। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज यू नो आजकल ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये काफ़ी एडवांसमेंट में आई हुई है, और इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लाइक बॉडी में से जीन्स की अल्टरनेशन करवाना, रिकम्बिनेंट डीएनए बनवाना, कैंसर जीन्स को बाहर निकाल के दूसरे जीन्स इंड्यूस करवाना, और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो मतलब होते हैं। देन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है कि सर्जरी हो सकती है, ठीक है, टोटली निजात तो नहीं मिल सकती, बट सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशंस दे सकते हैं, कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडियोथेरेपी हो सकती है, एंड कुछ ऐसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स को यूज़ किया जा सकता है। वो क्या करेंगे कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, और इम्यून सिस्टम क्या करेगा कि एंटीबॉडीज़ बनाएगा और उन ट्यूमर्स को मार देगा। सो ऐसे भी हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैंसर। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट डिजीज़, दैट इज़ टाइफॉइड डिजीज़। टाइफॉइड डिजीज़ क्या है? एक तरह से ये इन्फेक्शन है, एक्चुअली में बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एड्स एंड कैंसर्स जो हैं उसके बाद हमने पढ़ा। अब हमारे नेक्स्ट टर्म है टाइफॉइड के ऊपर, जो कि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरियल पैथोजन की वजह से होती है। ये कैंसर जितनी घातक तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट इट इज़ ऑल्सो वेरी मच फैटल। अगर टाइफॉइड फीवर बिगड़ जाए तो इट कैन ऑल्सो लेड टू द डेथ। सो क्या होता है कि टाइफॉइड जो है एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर की वजह से। और इसमें काफ़ी हाई फीवर रहता है, 103 104 का फीवर रह सकता है, और हेडेक बहुत होती है। जाहिर सी बात है, अगर इतना फीवर होगा तो हेडेक भी होगी, और बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। ब्लड भी आपका रिड्यूस हो जाता है, प्लेटलेट्स का काउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। सो मेनली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड में होता है, ब्लड स्ट्रीम में होता है, और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मीन्स योर गट, इट इज़ इन्फेक्टेड। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसकी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, गंदे खाने और गंदे पानी की वजह से। जैसे सपोज़ पानी कंटामिनेटेड है, उसमें वो सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वही पानी या खाना हम खा लेते हैं, सो हमें टाइफॉइड हो जाएगा। सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम तो इसका फ़ीवर होता है, फ़ीवर का टूटना नहीं, ठीक है, फ़ीवर होना, फिर वापस थोड़ा कम हो जाना, पर होते रहना, ठीक है। कुछ हद तक आप इसको मलेरिया के साथ रिलेट कर सकते हैं, बट मलेरिया इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट। वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और ये मलेरिया से थोड़ा सा मतलब अलग है। मलेरिया में तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सो स्टोमक पेन होना, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस हो जाती है, वेट लॉस होता है, भूख नहीं लगती, हेडेक, और कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइफाइड, बहुत पुराना बुखार हो अगर, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो जाती हैं, यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, आंतें हैं जो आपकी पेट की, वहाँ पे सुराख होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली डैमेज हो जाता है, और पर्सन की डेथ भी हो सकती है।
और फीवर काफ़ी हाई रहता है, ठीक है, और विद सडन चिल्स, आपको हल्की हल्की ठंड भी लगा करेगी थोड़ी थोड़ी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? एक्चुअली में टाइफॉइड जो है ये कुछ ऐसा नहीं है कि लास्ट स्टेज में पता चले, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके जो सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं उनसे हम गेस कर सकते हैं कि कुछ है, तो डॉक्टर के पास जाके डायग्नोस्ट करवा सकते हैं। इसके लिए एक वाइडल टेस्ट है, वाइडल टेस्ट जो टाइफॉइड का टेस्ट होता है उसमें आपको पता चल जाएगा कि टाइफॉइड मतलब प्रॉब्लम है, टाइफॉइड इज़ प्रेजेंट। एंटीबायोटिक कोर्स कर सकते हैं आप, जैसे एंटीबायोटिक्स के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है। इसमें चलना नहीं होता, टोटली रेस्ट करें, क्योंकि ज़रा सा भी चलेंगे या धूप में जाएंगे तो बुखार फिर से हो सकता है, तो इसमें रेस्ट रिकमेंडेड की जाती है। और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड्स अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, जैसे ORS पिए, हाइड्रेटेड रहिए, वाटर पिए, जूस, हेल्दी फ्रूट्स एंड हेल्दी डाइट। और एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं लाइक सिप्रोफ्लॉक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्रियाजोन, ये सब क्या कर सकती हैं कि बीमारियों से सेल्स को किल कर सकती हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकती हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो पैथोजन के अगेंस्ट काम कर सकती हैं। आजकल टाइफॉइड की वैक्सीन्स एंड इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, सो इंजेक्शंस एंड वैक्सीन्स भी दिए जाते हैं। Next we have common cold. Common cold is also type of disease. It is a viral infection. ठीक है, वायरस है रिस्पॉन्सिबल कॉमन कोल्ड के लिए, इसके बारे में तो हम सबको पता है। कहीं ना कहीं सर्दियों और गर्मियों जब मौसम चेंज होता है और ऐसे भी हमें कोल्ड हो ही जाता है, तो सर्दी ज़ुकाम होना एक आम बात है, और इसके पीछे जो है वो वायरस रिस्पॉन्सिबल है, वायरल इन्फेक्शन हो जाती है। नोज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है यानी कि थ्रॉट वाला पोर्शन जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। एंड नियर अबाउट विद इन अ वीक, और समटाइम्स अगर थोड़ा ज़ुकाम अगर हम परहेज़ नहीं करते हैं तो 10 डेज़ लगा लीजिए। कॉजेटिव एजेंट, वायरस का नाम क्या है? राइनो वायरस। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू एयर, ठीक है, हवा, जूठा खाना, जूठा पानी, जैसे हम छींक रहे हैं तो वो जो हवा के थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स हैं, न्यूक्लाई हैं, तो वो ट्रांसफ़र होके जो हमारे पास बैठा इंसान है उसको भी वो ड्रॉपलेट्स उसके अंदर चले जाएंगे, जब वो सांस लेगा और उसके अंदर वायरस फैल जाएगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि परहेज़ रखनी चाहिए, अगर एक को हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे को भी हो जाएगा। सर्दी ज़ुकाम ऐसी चीज़ है। जितने भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं या फिज़िकल कंटैक्ट होना, किसी का जूठा खा लेना, पी लेना, सपोज़ किसी को ज़ुकाम हुआ है सो उसकी अगर उसका हाथ लगा है, मतलब वायरस जो हैं वो बड़े जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, सो उन ऐसी चीज़ों को भी इस्तेमाल करने से कई बार देखा गया है कि ज़ुकाम हो जाता है। सिम्टम्स जो हैं जैसे इन्फेक्शन, नोज़ की इन्फेक्शन, रनी नोज़, ठीक है, कफ, देन स्नीजिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थोड़ा कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा नाक टोटली बंद हो चुका है, हमें सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है, तो डैट्स वाई नसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक का बहना बार बार, हमें हंकी ऐसे लगता है कि नाक के पास ही रख के रखें। देन थोड़ी आवाज़ का भारीपन होना, हॉर्सनेस एंड फीवर, कफ, हेडेक, और एलर्जिक लाइक कंडीशंस हो जाती हैं। नाक को अगर इतनी बार रगड़ेंगे तो नाक भी लाल हो जाता है। रेडनेस इज़ ऑल्सो सीन। ट्रीटमेंट जो है कि एक्चुअली सिम्टम्स के थ्रू ही हम इसे डायग्नोस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी इंसान देख के पहचान सकता है कि ज़ुकाम हुआ है। सो एंटीबायोटिक्स लीजिए, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लीजिए। डॉक्टर्स अगर थोड़ा ज़ुकाम ज़्यादा बिगड़ जाए तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। नेसल स्प्रेज लीजिए, कफ सिरप्स पी सकते हैं खांसी के लिए, चाहे वो बलगम वाली हो चाहे वो ऐसे हो, दोनों टाइप्स की कफ सिरप्स अवेलेबल हैं। स्टीम ले सकते हैं। और पेन रिलीवर जैसे हेडेक बहुत ज़्यादा है या गला ख़राब है, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह, और फीवर के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप ऑफ डिजीज़ दैट इज़ नाउन एज हेपेटाइटिस। आपने इसके बारे में भी सुना होगा, और ये काफ़ी फैटल डिजीज़ है, ठीक है, ये काफ़ी जानलेवा डिजीज़ है। हेपेटाइटिस एक इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है लीवर की, मेनली इट अफेक्ट्स द लीवर, ठीक है, इट्स अ लीवर वायरल इन्फेक्शन, जिससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी लीवर में। सो लीवर वायरस को छोड़कर कुछ ऐसी चीज़ें जो हेपेटाइटिस या लीवर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, कुछ ऐसे ड्रग्स, कुछ ऐसी टॉक्सिन्स, और शराब का ज़्यादा पीना यानी कि इंटेक ऑफ अल्कोहल,
जैसे कई बार ऐसे होता है कि हम सुनते हैं कि ये आदमी शराब बहुत पीता था, ये ड्रग्स वगैरह लेता था, इसका लीवर ख़राब हो गया, लीवर डैमेज हो गया, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। या कई बार जॉन्डिस हो जाता है और जॉन्डिस अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो डेथ हो जाती है। सो इट इज़ ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड लाइक ड्रग्स, टॉक्सिन्स और अल्कोहल की वजह से भी हो जाता है। और नॉर्मली ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो लीवर में इफेक्ट करती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर कॉज करती है। 5 तरह के हेपेटाइटिस की वायरल क्लासिफिकेशंस है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, अगर हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये कैसे कॉज होता है, यह हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV वायरस की वजह से होता है और ये एक तरह का क्रॉनिक डिजीज़ है, विदाउट मेडिकेशंस भी ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये भी क्रॉनिक डिजीज़ है और ये किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV। हेपेटाइटिस सी जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है, HCV। और ये काफ़ी कॉमन ब्लड बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, ब्लड में ही पैदा होती है ये वायरल इन्फेक्शन और ये USA में काफ़ी देखी गई है और काफ़ी लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है। हेपेटाइटिस डी जो है वो हेपेटाइटिस डी वायरस यानी कि HDV की वजह से होती है और ये तभी होती है जब आपको हेपेटाइटिस बी होगा। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी की फॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ क्या होता है कि हेपेटाइटिस डी भी हो जाता है। ओके, और काफ़ी रेयर फॉर्म है ये हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस ई जो है वो किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस ई वायरस, HEV। ये एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है यानी कि गंदे पानी की वजह से होगी। वायरस जो होगा वो वाटर गंदे पानी में होगा। इनसैनिटरी कंडीशंस जो हैं, मतलब पुअर सैनिटेशन है, अनहाइजीनिक वाटर कंडीशंस हैं, कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई है, सो उसकी वजह से होगा। कॉमन सिम्टम्स अगर हम इस इन्फेक्शंस के देखें तो जैसे कि फैटीग, थकावट होना बहुत ज़्यादा, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, ऐसा आपको लगेगा अब ज़ुकाम हो चुका है, पेट में काफ़ी दर्द होगा, देन भूख नहीं लगेगी, देन पेल स्टूल एंड डार्क यूरिन एंड स्टूल का कलर भी मतलब चेंज हो जाएगा और वेट लॉस काफ़ी हो जाता है, मतलब बिना वजह का इतना इंसान कमज़ोर हो जाता है। स्किन येलो होने शुरू हो जाएगी, आइज़ भी, और जॉन्डिक लाइक कंडीशंस पर्सन में दिखेंगी। डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, इसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं जिसमें ब्लड सैंपल्स लिए जा सकते हैं। लीवर बायोप्सी भी की जाती है और कुछ केसेस में क्या होता है कि जो पेट वाला हिस्सा है, एब्डोमिनल वाला हिस्सा है, उसको भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो हेपेटाइटिस है उसको उस हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कि अगर हम हेपेटाइटिस ए और बी की बात करें तो ये इनकी जो एक्यूट कंडीशंस हैं उनमें किसी भी टाइप की मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ मेडिसिन्स। वो परहेज़ रखिए और डाइट हेल्दी रखिए तो ठीक हो जाएगा और वो इतना घातक भी नहीं होता। अगर हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एंटीवायरल मेडिकेशंस चाहिए होती हैं और जो अगर हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक है सो उसमें क्या है कि एंटीवायरल मेडिकेशंस चाहिए होंगी और काफ़ी डेंजरस भी होता है। एंटीवायरल मेडिकेशंस जो होती हैं वो एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म हेपेटाइटिस सी की दोनों ही ठीक हो सकती हैं। हेपेटाइटिस सी की एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म्स को दोनों हम एंटीवायरल मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं। और जो हेपेटाइटिस डी है उसके लिए कुछ पेगुलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हेपेटाइटिस डी को, जो कि रेयर फॉर्म है और कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और हेपेटाइटिस ई का तो कोई स्पेसिफिक मेडिकल थेरेपी ही नहीं है और वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं हेपेटाइटिस ए, बी, डी और उनके लिए इन तीनों के लिए, हेपेटाइटिस ए, बी और डी, इन तीनों के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। पर जो हेपेटाइटिस सी और ई है इनके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो कुछ इस तरह से वैसे तो जो सी वाला हेपेटाइटिस है वो चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, उसके थ्रू मतलब नॉर्मल अगर आप मेडिसिन ले रही हैं उससे ठीक हो सकता है। अगर हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें तो इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। सो वायरस डायरेक्ट लीवर में अटैक करेगा और लीवर कैंसर भी हो सकता है। सो हेपेटाइटिस बी तो काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। कॉज क्या है बेसिकली, अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करें तो जितना भी फिज़िकल इन्फेक्टेड है पर्सन, उसके साथ अगर आप फिज़िकल कंटैक्ट रखते हैं तो वो उसी से ही होगा। So this was all about today's lecture.
कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।